हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है। यहाँ पर कंप्यूटर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा वेटेज आपका कंप्यूटर का ही है। अगर आपने कंप्यूटर में आउट ऑफ 60 50 प्लस स्कोर कर लिया तो आपका सिलेक्शन डैम श्योर हो जाएगा। 100% श्योर शॉट आपका सिलेक्शन है। बट यू हैव टू स्कोर 50 प्लस इन कंप्यूटर एंड यस दिस इज पॉसिबल। ये पॉसिबल है, बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो मॉडरेट टू हाई होंगे, यानी 60 क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलेंगे उसका लेवल मॉडरेट से हाई की तरफ होगा। और अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको क्वेश्चन आसान लगेंगे, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो क्वेश्चन आपको नो डाउट बहुत मुश्किल लगने वाले हैं। इसलिए चैप्टर वाइज पढ़ना आपको जरूरी होगा। जितने भी चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं उन सबको कवर अप करिए मॉडरेट से हाई लेवल की तरफ, तभी आप यहां पर मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। आज के बेसिक सेशन में हम लोग जानेंगे कंप्यूटर में आपकी प्रिपरेशन कैसी है। इसी को लेकर हमने आज एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है। यहां पर आप देख पाएंगे कि आप क्या क्वेश्चन के आंसर कर पा रहे हैं, आपका लेवल कैसा है एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर और चेक करते हैं लेवल को। हैव अ लुक गाइस। स्कोर भी अपना जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में कि आपने कितना स्कोर किया यहां पर और कैसी है आपकी प्रिपरेशन। हैव अ लुक। साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि जूनियर असिस्टेंट यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड में जूनियर असिस्टेंट क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर जो कंप्यूटर और टेक्निकल सब्जेक्ट है उसका बैच भी हमने यहां पर लॉन्च कर दिया है, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। 35 वीडियोस 40 आवर्स का कंप्लीट कोर्स है। अगर आपने ये एक बार देख लिया तो आपको किसी भी बुक से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सिर्फ इसी की पीडीएफ को रिवाइज करिए, इन्हीं वीडियोस को देखिए, दैट इज सफिशिएंट एंड यू कैन स्कोर 55 प्लस आउट ऑफ 60 डैम श्योर। एमसीक्यूज यहां पर हमने डिस्कस किए हैं, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, सभी लेक्चर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी है, कंप्यूटर कैप्सूल भी हमने यहां पर आपको प्रोवाइड किया है। 498 रुपीज इसकी एनरोलमेंट फीस है। अगर आप इससे कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होने के लिए जो बाय लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आपको इस बैच की कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी और उसी लिंक से आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं और अपने जो डाउट है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के टेस्ट के बारे में। हैव अ लुक गाइस। देखिए, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर आसाम कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि शायद इससे बेटर अपॉर्चुनिटी ऑयल इंडिया में नहीं मिलेगी और आप जानते हैं कि कितनी बढ़िया जॉब ये होती है। लेवल ऑफ क्वेश्चंस को टेस्ट कर लेते हैं कंप्यूटर और टेक्निकल पोर्शन में। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है एमएस एक्सेल के रिगार्डिंग। इन एक्सेल 2 कॉमन वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स दैट एक्सेल रिकॉग्नाइजेस आर। कह रहा है एमएस एक्सेल में जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, ये आपको बताना है। क्या होगा इसका आंसर? तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि एस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क ये दो सिंबल ऐसे होते हैं जिन्हें हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स के कॉन्सेप्ट में रखते हैं। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट इज द वैलिड वन। नेक्स्ट देखिएगा, इन एक्सेल हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी टाइप्ड इन अ सिंगल सेल। कह रहा है यहां पर एक्सेल के केस में, जस्ट अ मिनट, यस, कह रहा है हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी टाइप्ड, एक सेल में कितने कैरेक्टर्स को टाइप किया जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं एक्सेल में रोज और कॉलम्स होती हैं। रोज और कॉलम्स में आपका क्या होता है, एक आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो पार्टिकुलर आपकी सेल होती है। तो यहां पर पूछ रहा है एक सेल में कितने कैरेक्टर्स आप टाइप कर सकते हैं। 256, 1024, 32,000 या 65,535। क्या होगा करेक्ट आंसर? वेरी गुड, करेक्ट आंसर यहां पर होने वाला है 65,535 कैरेक्टर्स एक सेल में आप एंटर कर सकते हैं एमएस एक्सेल में।
और MS एक्सेल को क्या बोला जाता है? तो ये एक स्प्रेडशीट पैकेज है। कैसा पैकेज है? स्प्रेडशीट पैकेज। सबसे पहला जो आपका स्प्रेडशीट पैकेज था वो था VC Calc। और अगर आपसे ये पूछें कि डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे लोटस 123, यानी MS डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला लोटस 123 है। तो ऐसे क्रूशियल पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज लेबल्ड एज। कह रहा है एक्सेल वर्कशीट में जो पहली सेल होती है उसे हम क्या बोलते हैं? A1, A O, क्या होगा करेक्ट आंसर? तो बिल्कुल दी करेक्ट वन इज A1 इज दी फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट। तो करेक्ट आंसर होगा आपका A1। नेक्स्ट देखिएगा, इन एक्सेल कॉन्केटिनेशन ऑफ टेक्स्ट कैन बी डन यूजिंग। कह रहा है एक्सेल शीट में अगर आपको टेक्स्ट को कॉन्केटिनेट करना है, मतलब एक तरीके से ऐड करना है, तो इसके लिए आपको कौन सा सिंबल का यूज करना होगा या कौन से टेक्स्ट का यूज करना होगा? एपोस्ट्रॉफी का, एक्सक्लेमेशन का, हैश या एम्परसेंड? व्हाट इज द करेक्ट वन? तो टेक्स्ट को कॉन्केटिनेट करने के लिए हमेशा एट दी रेट का यूज नहीं करते, एंड का यूज करते हैं, है ना। तो आंसर यहां पर क्या होगा? एम्परसेंड इज द करेक्ट वन। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, बाय डिफॉल्ट एक्सेल पोजीशन टेक्स्ट इन अ सेल। देखो ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में आ चुका है यूपीपीसीएल के। कह रहा है बाय डिफॉल्ट आपको बताना है कि एक्सेल में टेक्स्ट की पोजीशन कहां पर होती है। लेफ्ट अलाइन होता है वो, राइट अलाइंड होता है, सेंटर होता है या जस्टिफाई होता है। तो एक्सेल के सेल में जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो लेफ्ट अलाइन होगा। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट वन, दैट इज लेफ्ट अलाइन। तो टेक्स्ट हमेशा कैसा होगा? लेफ्ट अलाइन। जबकि अगर यहां पर नंबर होता कि बाय डिफॉल्ट एक्सेल पोजीशन नंबर इन अ सेल, ये रहा क्वेश्चन, तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल पोजीशन नंबर इन अ सेल। एक्सेल में जो नंबर होता है वो कैसा होता है? वो लेफ्ट अलाइन होगा, राइट अलाइन होगा, सेंटर होगा या जस्टिफाई होगा। तो एक्सेल में अगर आप कोई भी नंबर लिखते हैं तो वो आपका राइट अलाइन होता है, जबकि टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? राइट अलाइनमेंट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, विच इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट इन वर्ड। MS वर्ड में जो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो कैसा होता है? यानी MS वर्ड में जब भी आप लिखना शुरू करते हैं तो वो राइट हैंड साइड से लिखता है, लेफ्ट से, सेंटर से या जस्टिफाई से? तो लेफ्ट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट कैसी होगी? बिल्कुल सही, दैट इज लेफ्ट वन। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट टैब स्टॉप्स मूव डैश स्पेस। टैब जब आप देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट कितनी स्पेस को लेता है? 0.01, 0.05, 0.10 इंच या 0.50 इंच? तो 0.5 की ये स्पेस लेता है टैब। आंसर होगा आपका फोर्थ वन, दैट इज 0.50। नेक्स्ट, विच की डिलीट्स द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। लेफ्ट ऑफ द कर्सर से अगर आपको डिलीट करना है कैरेक्टर तो इसके लिए कौन सी की का यूज करेंगे आप? एंड, बैक स्पेस, होम या फिर डिलीट? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर यहां पर होगा बैक स्पेस। तो विच की डिलीट्स द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर? बैक स्पेस की इज यूज्ड इन दिस केस। नेक्स्ट, विच इनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। कह रहा है एक ही लेटर अगर आपको कई सारे अलग अलग पर्सन्स को भेजना है तो इसके लिए किसका यूज किया जाएगा? मैक्रोस, टेम्पलेट, मेल मर्ज या इंडेंटेशन या इंडेंट? करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? बिल्कुल, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मेल मर्ज का यूज होगा टू सेंड सेम लेटर टू दी डिफरेंट पर्सन्स। नेक्स्ट, इन MS PowerPoint which is the shortcut key combination for inserting a new slide। पावर पॉइंट में नई स्लाइड को इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है? कंट्रोल P, कंट्रोल N, कंट्रोल D, कंट्रोल M या कंट्रोल B? करेक्ट आंसर क्या होगा? न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल के साथ M किया जाता है। तो आपका फोर्थ यहां पर वैलिड आंसर बनेगा। जबकि नई प्रेजेंटेशन के लिए अगर बात हो तो कंट्रोल के साथ N होगा,
जबकि नई स्लाइड की अगर बात हो तो आंसर कंट्रोल के साथ एम होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट। यानी नए वाले केस में पूछा जा रहा है, नए एक्सटेंशन में पूछा जा रहा है कि 2007 में जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज होता है वो कितने पॉइंट होगा, 10, 11, 12, 13 या 14। तो नए वाले केस में आपका 11 पॉइंट है, जबकि 2003 यानी 2003 होता तो 10 पॉइंट होता। यहाँ वैलिड क्या होगा, 11 पॉइंट। यानी एग्जाम में आपसे 2007 पूछे, 2007, 2010 पूछे, 2013, 2016, 2019 या 2021, इन सभी के केस में जो आंसर होगा वो 11 पॉइंट ही वैलिड होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, बाय डिफॉल्ट जूम परसेंटेज इन एमएस पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में जो बाय डिफॉल्ट जूम परसेंटेज होता है वो कितने परसेंट होता है, 100, 200, 300, 400 या 500। वेरी गुड, करेक्ट आंसर यहां पर होगा 100% होता है बाय डिफॉल्ट, चाहे वो पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो या वर्ड हो, सब में बाय डिफॉल्ट कितना होगा गाइस, 100%। नेक्स्ट देखिए, विच प्रोटोकॉल डस पिंग यूज। पिंग क्या होता है इंटरनेट में, आपने देखा होगा जब भी आप इंटरनेट की स्पीड चेक करते हैं तो वहां पर 3 ऑप्शन आते हैं आपके सामने, एक अपलोडिंग, एक डाउनलोडिंग और तीसरा पिंग। तो पिंग के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होती है दैट इज ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो आंसर यहां पर होगा थर्ड वन इज द वैलिड वन। नेक्स्ट, विच प्रिंटर कैन नॉट प्रोड्यूस ग्राफिक्स आउटपुट। कह रहा है ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता, डेजी व्हील, ड्रम, डॉट मैट्रिक्स, थर्मल प्रिंटर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ग्राफिक्स प्रिंट करने में कौन सा प्रिंटर कैपेबल नहीं है, तो आंसर होता है डेजी व्हील प्रिंटर इज नॉट कैपेबल टू प्रिंट ग्राफिक्स। फर्स्ट वन इज द वैलिड वन। नेक्स्ट, इट इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड टू सेंड मोर देन वन कॉल ओवर अ सिंगल लाइन। कह रहा है एक से ज्यादा कॉल को एक ही लाइन पर डाइवर्ट करना, इस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं, डिजिटल ट्रांसमिशन, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, डिजिटाइजिंग, स्ट्रीमिंग या फिर मल्टीप्लेक्सिंग। करेक्ट आंसर यहां पर होगा दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग, जहां पर मल्टीपल ऑफ इनपुट्स होते हैं और सिंगल आउटपुट होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट वन, अ मिस्टेक इन एन एल्गोरिथम दैट कॉजेज इनकरेक्ट रिजल्ट इज कॉल्ड। यानी एल्गोरिथम में जो गलती होती है और मिस्टेक की वजह से यानी बग की वजह से जो गलत आउटपुट निकलता है, जो इनकरेक्ट रिजल्ट निकलता है, इसे क्या बोलते हैं, लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, प्रोसीजरल एरर, कंपाइलर एरर या फिर मशीन एरर। तो याद रखिएगा कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सबसे पहले एल्गोरिथम बनाते हैं, फिर उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो एल्गोरिथम में जो एरर होती है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड लॉजिकल एरर। तो यहां पर फर्स्ट वन आपका वैलिड आंसर बनेगा। नेक्स्ट, इट इज अ टेक्निक दैट मेक्स द रैम अपीयर लार्जर देन इट इज। कह रहा है ये कौन सी टेक्निक है जिसमें रैम के साइज को बिगर दिखाया जाता है, रैम का साइज कम होते हुए भी उसे बड़ा साइज माना जाता है या उसे वर्चुअली बड़े साइज में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, बाइट मैपिंग, प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग, रोम, रैम या वर्चुअल मेमोरी। वेरी गुड, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। तो यहां पर रैम क्या करती है, हार्ड डिस्क से कुछ स्पेस को उधार ले लेती है फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। नेक्स्ट, when the text automatically goes into the next line, that is called। कह रहा है जब MS वर्ड के केस में या किसी भी टेक्स्ट एडिटर में हम जब लिखते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पर स्विच हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट रैप, पेज रैप, वर्ड रैप, वर्ड रैप या फिर नन ऑफ दीज। बिल्कुल सही, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वर्ड रैप। यानी ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन पर स्विच होना किसी भी पार्टिकुलर वर्ड का, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड वर्ड रैप। नेक्स्ट, विच पोर्ट्स कनेक्ट स्पेशल टाइप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट टू साउंड कार्ड।
ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ऑयल इंडिया का, कई बार पूछा गया है। कह रहा है ऐसा कौन सा पोर्ट है जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को साउंड कार्ड से कनेक्ट करता है? बस, सीपीयू, यूएसबी, एमआईडीआई या एससीएसआई? करेक्ट आंसर होगा यहां पर एमआईडीआई, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, दैट इज द करेक्ट वन। एमआईडीआई की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। नेक्स्ट वन, विच इज द फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर? कह रहा है सबसे पहला जो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है वो कौन सा है? इनियाक, मार्क 1, Z3, एबीसी या फिर परम? करेक्ट आंसर यहां पर होगा आपका एबीसी, दैट इज एटोनोसॉफ बैरी कंप्यूटर is the first automatic electronic digital computer, Atanasoff Berry computer. Next, the scrambling of a code is known as, कोड के साथ छेड़छाड़ करना या कोड के साथ उसको सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करना, इसे हम क्या बोलते हैं? इंक्रिप्शन, फायरवॉल, फिशिंग, स्पूलिंग या फिर ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर होगा दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इंक्रिप्शन, यानी जब हम किसी एक नॉर्मल टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? साइफर टेक्स्ट में, कोड को चेंज कर देते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इंक्रिप्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंक्रिप्शन। और वापस से साइफर टेक्स्ट को किसी नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड डिक्रिप्शन। हमने डिक्रिप्ट कर दिया। तो ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के कॉम्बिनेशन से ही क्रिप्टोग्राफी कॉन्सेप्ट बना है। तो व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी? The combination of encryption and decryption. Next one, software that you can use free of charge for a set of period, after that you have to buy it to keep working is known as? कह रहा है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप स्टार्टिंग में तो फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करते हैं, लेकिन बाद में आपको उसके लिए पेमेंट करनी होती है, आफ्टर दैट यू हैव टू बाय इट टू कीप वर्किंग। इस तरीके के सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? फ्रीवेयर, शेयरवेयर, स्पाईवेयर, एनॉयवेयर या ओपन सोर्स? करेक्ट आंसर यहां पर होगा दिस इज कॉल्ड शेयरवेयर, जिसे आप स्टार्टिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करते हैं, लेकिन आफ्टर दैट यू हैव टू पे सम अमाउंट। शेयरवेयर इज द करेक्ट वन, जस्ट लाइक एंटीवायरस इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट, है ना। स्टार्टिंग में कुछ समय के लिए आपको फ्री ट्रायल पर दिया जाता है और बाद में आपसे चार्जेस लिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड शेयरवेयर। नेक्स्ट, a type of virus or we can say a malicious code that looks for security loopholes in a system and uses that to replicate itself is known as? तो अपनी कई सारी कॉपीज क्रिएट करना, रेप्लिकेट करना, ऐसे मैलिशियस कोड को क्या बोलते हैं? वॉर्म, थ्रेट, ट्रोजन हॉर्स, फिशिंग या फिर रैंसमवेयर? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर होगा दिस टाइप ऑफ अटैक इज कॉल्ड वॉर्म। Write once, read many is the correct answer. Next, software that monitors your online computer activities is known as? कह रहा है वो सॉफ्टवेयर जो मॉनिटर करता है आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज को, कि आप ऑनलाइन क्या कर रहे हैं, इसको निगरानी करना या इसकी लगातार मॉनिटरिंग करना, इस तरीके की एक्टिविटी को क्या बोला जाता है? मैलवेयर, स्पाईवेयर, फ्रीवेयर, फर्मवेयर या फिर वॉर्म? बिल्कुल सही, दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी इज कॉल्ड स्पाईवेयर। तो सेकंड आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। स्पाईवेयर में कई सारे आपके टूल्स यूज होते हैं, जैसे की लॉगर आपने सुना होगा, तो ये भी आपका क्या है? एक स्पाईवेयर है। क्लियर है? तो स्पाई का मतलब क्या होता है? निगरानी रखना, दिस इज कॉल्ड स्पाईवेयर। नेक्स्ट देखिएगा, पेगासस का नाम आपने सुना होगा, काफी चर्चा में है पेगासस। तो ये जो पेगासस जो कि एक तरीके का क्या है? स्पाईवेयर है ना। तो ये भी क्या है? स्पाईवेयर है, जिसको लेकर काफी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, है ना, कई बार जो अपोजिशन है वो गया है और इसको उठाया गया है। तो स्पाईवेयर भी आपका क्या है? ये भी, यानी ये जो इस तरीके के जितने भी आपके वायरस होते हैं या यू कैन से मॉनिटर करने वाले होते हैं, तो ये आपका क्या होता है? स्पाईवेयर। अगर हम यहां पर बात करें पेगासस की, तो पेगासस बेसिकली काम कैसे करता है? ये किसी भी फोन में एंटर हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कैप्चर कर लेता है
और फिर फोन की सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है। और पिगासस को सिर्फ यूज करने का जो अधिकार है वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास में है, यानी सिर्फ गवर्नमेंट ही इसको यूज कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट यूज करती है पिगासस को क्रिमिनल के अगेंस्ट, है ना, ये आम जनता तक नहीं पहुंच सकता, ये सिर्फ क्रिमिनल के अगेंस्ट ही यूज किया जाता है सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि उनकी फोन की एक्टिविटीज को ट्रैक किया जा सके। लेकिन आप जानते हैं हाल ही में क्या हुआ कि ये आम पब्लिक तक भी पहुंच गया, कई सारे पर्संस के मोबाइल फोन में एंटर हुआ, जो कि इलीगल था, ऐसा कहना है ऑपोजिशन का। और खास तौर पर एप्पल की सिक्योरिटी को भी इसने ब्रेक कर दिया, तो ये काफी चर्चा में है, तो याद रखिएगा पेगासस क्या है, स्पाईवेयर है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूजेस द 8-bit कोड कॉल्ड EBCDIC। कह रहा है ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो 8-bit कोड का यूज करता है, जिसे हम EBCDIC बोलते हैं, यानी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड के नाम से इसको जानते हैं। तो ऐसा कौन सा कोड है 8-bit का? तो ये मिनी कंप्यूटर में यूज होता है क्या EBCDIC, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? तो ये जो 8-bit कोड है जिसे हम EBCDIC बोल रहे हैं, ये बेसिकली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के लिए ही दिया गया है। तो आंसर क्या होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। किसने दिया? तो IBM ने इसको दिया है, मैन्युफैक्चर्ड, और यू कैन से दिस इज गिवन बाय हुम, बाय IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और EBCDIC की फुल फॉर्म याद रखिएगा, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। कितने बिट का होता है ये भी याद रखिएगा, दैट इज 8-bit कोड। कितने बिट का होता है? 8-bit का। नेक्स्ट, अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड। कह रहा है फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? लैच, रजिस्टर, कैशे, रैम या फिर रोम? बिल्कुल सही। अगर हम फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसे हम बोलते हैं रजिस्टर, जो कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी भी होती है। तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर। फिर उसके बाद कौन सी है? कैशे। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज एंड स्टोरेज इज। कह रहा है मेमोरी और स्टोरेज में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो क्या है? मेमोरी कैसी होती है और स्टोरेज कैसी? बताइए। टेम्परेरी या परमानेंट, परमानेंट या टेम्परेरी, स्लो या फास्ट, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? मेमोरी कैसी होती है? मेमोरी टेम्परेरी होती है। और स्टोरेज की जब हम बात करते हैं तो हमेशा ये परमानेंट होती है। देखिए मेमोरी टेम्परेरी और परमानेंट दोनों हो सकती है, लेकिन स्टोरेज हमेशा कैसी होगी? परमानेंट होगी। तो यानी मेमोरी के साथ में टेम्परेरी करेक्ट होगा, जबकि स्टोरेज के साथ में परमानेंट करेक्ट होगा। तो फर्स्ट वन यहां पर आपका वैलिड होगा। नेक्स्ट देखिएगा, द प्रोग्राम्स विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज नोन एज। कह रहा है वो प्रोग्राम्स जो बहुत ही परमानेंट हैं, हार्डवेयर में होते हैं, स्टोर इन रोम, उन्हें रीड ओनली मेमोरी में स्टोर किया जाता है, तो ऐसे प्रोग्राम्स को क्या बोला जाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, एडवेयर या फिर स्पाईवेयर? तो आप जानते होंगे कि रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को फर्मवेयर बोलते हैं। द इंस्ट्रक्शंस विच आर रिटन इन रोम आर कॉल्ड एज फर्मवेयर। तो आंसर यहां पर क्या होने वाला है? फर्मवेयर। जैसे अगर हम यहां पर बात करें रिमोट, तो रिमोट क्या है? हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? तो आप कहेंगे नहीं, ये हार्डवेयर है जो सॉफ्टवेयर की मदद से चल रहा है, तो यानी ये क्या है? दिस इज कॉल्ड फर्मवेयर, राइट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश मैनी टाइम्स पर सेकेंड। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसे बार बार रिफ्रेश होने की रिक्वायरमेंट है? स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, ईपी रोम, रोम या फिर ऑल ऑफ दीज? तो बार बार रिफ्रेश होने की रिक्वायरमेंट अगर होती है तो ऐसी मेमोरी को हम बोलते हैं व्हाट? डायनेमिक रैम। डी रैम यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा। जबकि स्टैटिक रैम की अगर हम बात करें, एस रैम की बात करें, तो इसका यूज किया जाता है किस पर्पस के लिए? कैश मेमोरी को बनाने के लिए स्टैटिक रैम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विच इज एन ओपन सोर्स डेवलपमेंट इन्वायरमेंट टू डेवलप डायनेमिक वेब पेजेस। डायनेमिक वेब पेजेस को बनाने के लिए ओपन सोर्स डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो है वो हम किसे बोलते हैं? ओपन सोर्स का मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जिसमें एडिटिंग पॉसिबल हो, जिसका सोर्स कोड अवेलेबल हो,
ये PHP है, XML है, VB स्क्रिप्ट है, ऑल ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज? तो ओपन सोर्स डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की जब भी बात होगी तो आंसर क्या होगा? PHP होगा। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर होगा, जिसको मिस्टर रेसमस लेरेडॉर्फ जी के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? मिस्टर रेसमस लेरेडॉर्फ। नेक्स्ट, a code that represent English character as numbers and ranging from 0 to 127। कह रहे उस कोड को हम क्या बोलते हैं जो इंग्लिश कैरेक्टर्स में होता है? एज नंबर्स रिप्रेजेंट, जो इंग्लिश कैरेक्टर्स को नंबर्स में रिप्रेजेंट करता है, जिसकी रेंज 0 से 1 to 7 के बीच होती है। तो ऐसे कोड को क्या बोला जाता है? आस्काई कोड, EBCDIC कोड, BCD कोड, आंसी कोड या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर यहां पर होगा दिस टाइप ऑफ कोड इज कॉल्ड आस्काई वैल्यू या आस्की कोड। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, हर एक स्पेशल कैरेक्टर का एक आपका आस्काई वैल्यू होती है, जिसकी रेंज 0 से लेकर 1 to 7 तक होती है। नेक्स्ट, एन ईमेल फीचर, ये एक मेल का फीचर है, विच इज यूज्ड टू सेंड अ कॉपी ऑफ एन ईमेल to one or many other people at the same time that you are sending it to the main recipient is called। कह रहा है ये एक मेल का फीचर है जो एक ही कॉपी को कई सारे लोगों तक फॉरवर्ड करता है, मेन रेसिपिएंट तक सेम कॉपी। सो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ CC, यानी कार्बन कॉपी की मदद से ये करना पॉसिबल है। नेक्स्ट देखिएगा, मेल फ्रॉम अनवांटेड सेंडर्स कैन बी ब्लॉक्ड बाय। कह रहा है अगर आपको मेल आ रहे हैं वो भी अनवांटेड सेंडर्स की तरफ से, जिनको आपने अपनी ईमेल आईडी नहीं दी है, उनको आप ब्लॉक कर सकते हैं। कैन बी ब्लॉक्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स? ईमेलिंग देम एंड आस्किंग टू बी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट, यूजिंग मेल फिल्टर्स, क्लिकिंग द अनसब्सक्राइब लिंक, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज? तो करेक्ट क्या होगा? यूजिंग द मेल फिल्टर्स। मेल फिल्टर्स की मदद से आप ब्लॉक कर सकते हैं अनवांटेड मेल्स को। नेक्स्ट देखिएगा, ATM मशीन्स रन ऑन डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ATM मशीन्स होती हैं वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से चलती हैं? तो आप जानते हैं ATM मशीन में भी कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो यूज होता ही होगा, या फिर आप कहें डिजिटल वॉचेस, इनमें भी कोई स्पेशल टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते होंगे। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम किस कैटेगरी में आता है ये आपको बताना है। ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स, एम्बेडेड, शेयरवेयर या फिर ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर यहां पर होगा दिस इज कॉल्ड एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि स्पेसिफिकली किसी डिवाइस के लिए, किसी मशीन के लिए प्रिपेयर किया जाता है या किसी गैजेट के लिए बनाया जाता है, उसे हम एम्बेडेड की कैटेगरी में रखते हैं। तो ATM मशीन में या डिजिटल वॉचेस में या रोबोटिक्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड वन। नेक्स्ट, NIC की फुल फॉर्म क्या है? जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि जो मैक एड्रेस होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ये NIC कार्ड पर ही मेंशन होता है। तो आपको बताना है कि ये NIC की फुल फॉर्म क्या है। बिल्कुल सही, दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज द करेक्ट वन। तो थर्ड यहां पर आपका वैलिड आंसर बनेगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट, द क्रिएशन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल पैकेट्स, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है द क्रिएशन ऑफ IP पैकेट्स विद अ फोर्ज सोर्स IP एड्रेस, यानी IP एड्रेस में फोर्स सोर्स के थ्रू या कह सकते हैं निगेटिव सेंस के थ्रू कुछ चेंज करना। जैसे आप जानते हैं IP एड्रेस बेसिकली क्या होता है, इसी के थ्रू आपके कंप्यूटर की पहचान होती है इंटरनेट पर। और अगर हम IP एड्रेस को छुपा दें या IP एड्रेस को डीरूट कर दें with the purpose of concealing the identity of sender or impersonating another computing system is called। तो आइडेंटिटी को छुपाना IP एड्रेस के थ्रू, इसे हम क्या बोलते हैं? फार्मिंग, स्पूफिंग, स्निफिंग, फिशिंग या फिर ट्रोजन हॉर्स? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज दिस इज कॉल्ड स्पूफिंग। IP एड्रेस या DNS की कहीं पर भी बात होगी, वो भी निगेटिव सेंस में, इसको छुपाने की, हाइड करने की, कंसील करने की, तो इस तरीके की एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? स्पूफिंग बोलते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट देखिएगा, इथिकल हैकर्स हु यूज देयर स्किल टू सिक्योर द इंटीग्रिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क इज कॉल्ड। तो यहां पर कहा जा रहा है जो इथिकल हैकर्स हैं
जिनको प्रोफेशनल तौर पर हायर किया जाता है, सो दैट दे कैन यूज देयर स्किल, जिससे वो अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करे और किसी एक सेफर एंड पर उस स्किल्स का यूज करें। जैसे आप जानते हैं बहुत सारी कंपनीज हैं वो हैकर्स को अपॉइंट करती हैं ताकि वो हैकिंग से बच पाएं और ये ट्रेस कर पाएं कि एक्चुअली अगर हैकिंग हुई तो वो कहां से हुई, क्या लेवल रहा उस हैकिंग का और कैसे बचा जा सकता है। इन सबको लेकर एक हैकर्स अपॉइंट किए जाते हैं जो कि इथिकल हैकर्स होते हैं। दीज टाइप ऑफ हैकर्स आर कॉल्ड एज व्हाइट हैट हैकर्स, जिनको गवर्नमेंट भी अपॉइंट करती है, जिनको कंपनीज भी अपॉइंट करती है। तो ये आपके व्हाइट हैट होते हैं। लेकिन जो नेगेटिव सेंस में काम करते हैं, जो हैकर एक्चुअली में आपको हार्म करते हैं, वो ब्लैक हैट होते हैं। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं आपके ग्रे हैट हैकर, जो कि कुछ हद तक आपको नुकसान नहीं पहुंचाते लेकिन उनको कोई हायर भी नहीं करता है ना। तो ऐसे होते हैं आपके, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ बैड एंड गुड बॉयज, दैट इज कॉल्ड ग्रे हैट हैकर्स। नेक्स्ट, द मोस्ट वाइडली यूज टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज डैश। कह रहा सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो कौन सा है? फ्लैट, नेटवर्क, रिलेशनल, हायरार्किकल या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर यहां पर होगा दिस इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस। आरडीबीएमएस का नाम आपने सुना होगा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो वही उसी की बात हो रही है जहां पर एक से ज्यादा आपकी टेबल्स होती हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड आरडीबीएमएस। जैसे ओरेकल हो गया है ना, या माई एसक्यूएल हो गया, तो ये आपके क्या है? आरडीबीएमएस है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज टाइप ऑफ डीबीएमएस। नेक्स्ट, what is considered as the backbone of वर्ल्ड वाइड वेब? www इसकी बैकबोन क्या है? URL है, HTML है, HTTP है, SSL या फिर FTP? आप जानते हैं जितनी भी सर्चेज होती हैं उसमें हम लोग www का यूज करते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ www वी कैन एक्सेस एनी कंटेंट फ्रॉम द सर्वर। तो by using this www we can access any content, any website, any information that is already stored in the server. So what is basically the backbone of www? बिल्कुल सही, this is your HTTP, Hypertext Transfer Protocol is the correct one। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा www से पहले HTTP by default लिखते ही हैं, ये अगर नहीं लिखते तो वो ऑटोमेटिक ले लेता है। तो that's why this is considered as the backbone। Next, गूगल एक्वायर्ड एंड्रॉयड बैकएंड। हम लोग इस बात को तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसका है? गूगल का है। तो गूगल ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को मिस्टर एंडी रूबिन से कब खरीदा? तो एंड्रॉयड को बनाने वाले जिसमें बहुत ज्यादा क्रेडिट है किसका? मिस्टर एंडी रूबिन, रिच माइनर है ना, इनका क्रेडिट बहुत ज्यादा है एंड्रॉयड डेवलपमेंट में। तो इसको गूगल ने कब खरीदा? 2003 में, 2005 में, 2008, 2011 या 2019? करेक्ट आंसर यहां पर होगा 2005 में गूगल ने एंड्रॉयड से कहा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे दे दो ठाकुर, है ना, और फिर इसको ले लिया बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ डॉलर्स में। तो दैट इज, ये जो डील फाइनल हुई दैट इज इन 2005। नेक्स्ट, a device that regenerate the signal transmitted on a cable in a network is called। कह रहा है उस डिवाइस का नाम बताइए जो रीजनरेट करता है सिग्नल को, यानी एक सिग्नल की लेंथ को बढ़ा देता है बिना उसके डिग्रेड हुए। ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस को क्या बोलते हैं? रिपीटर, राउटर, ब्रिज, स्विच या फिर गेटवे? एंड द करेक्ट आंसर इज दिस इज कॉल्ड रिपीटर, जो किसी भी सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकता है विदाउट डिग्रेडिंग द नंबर ऑफ सिग्नल्स, दैट इज कॉल्ड रिपीटर। नेक्स्ट, एन इंटेलिजेंट हब। कह रहा है ये एक इंटेलिजेंट हब है। यहीं से आपको आंसर पता हो जाना चाहिए कि इंटेलिजेंट हब क्या होता है। स्विच हमारा इंटेलिजेंट होता है, जबकि हब ये डम्ब डिवाइस होती है। क्योंकि जो भी हम जो कि सपोज करिए अगर हब लगा हुआ है हमारे घर पे या ऑफिस में, तो हब क्या करता है, अगर इसको कोई भी चीज दी जाती है, कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो ये सभी कंप्यूटर्स में क्या करता है? ब्रॉडकास्ट कर देता है, जो कि गलत है।
आपका जो स्विच होता है ये भी ऐसा ही करता है। पहली बार तो ये ब्रॉडकास्ट करता है, लेकिन बाद में ये यूनिकास्ट करता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट डिवाइस। तो इंटेलिजेंट हब कभी भी पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? स्विच इज द करेक्ट वन, है ना। ये कुछ कुछ ऐसा ही केस हो गया कि आपकी आपकी कोई प्राइवेसी थी, कोई सीक्रेट बात थी, आपने किसी से कहा कि किसी को बताना नहीं, और उसने वो बात सबको बता दी, तो ये आपका हब है। लेकिन स्विच क्या करता है? पहली बार तो वो बात सबको बताता है, लेकिन दूसरी बार थोड़ा इंटेलिजेंट तरीके से काम करता है। सेकेंड टाइम इस मिस्टेक को वो रिपीट नहीं करता। दिस इज वॉट वी कॉल्ड स्विच। नेक्स्ट देखिएगा। इट इज रिक्वायर्ड एट ईच एंड टू एब्जॉर्ब द सिग्नल सो दैट इट डज नॉट रिफ्लेक्ट बैक अक्रॉस द बस। कह रहा है बस का मतलब बस टोपोलॉजी में दोनों एंड्स पर कुछ लगा होता है वहां पर, जिसके थ्रू सिग्नल को एब्जॉर्ब किया जाता है। उसे क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। गेटवे, टर्मिनेटर, ब्रिज, राउटर या फिर स्विच। तो बिल्कुल सही। बस टोपोलॉजी की अगर बात करें तो एक केबल होती है और दोनों ही एंड पर टर्मिनेटर्स का यूज किया जाता है। तो टर्मिनेटर्स का यूज यहां पर करते हैं कहां पर? बस टोपोलॉजी के केस में। तो आंसर होगा दैट इज टर्मिनेटर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। लेयर विच ट्रांसलेट डेटा फॉर्मेट एंड डील्स विद द कंप्रेशन ऑफ डेटा एंड नेटवर्क सिक्योरिटी इज नोन एज। कह रहा है उस लेयर का नाम बताइए, यानी ओएसआई मॉडल की यहां पर बात हो रही है ना। मेंशन नहीं है लेकिन लेयर कह रहा है। तो लेयर्स का यूज हम कहां पर करते हैं? ओएसआई मॉडल में या टीसीपी आईपी मॉडल में। तो मॉडल के केस में नेटवर्किंग में विच ट्रांसलेट डेटा, यानी डेटा को ट्रांसलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस लेयर की होती है? डेटा को कंप्रेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस लेयर की होती है? ये आपको बताना है। प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, सेशन, डेटा लिंक या फिर फिजिकल। बिल्कुल सही। यहां पर करेक्ट आंसर होगा सिक्स्थ लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा को ट्रांसलेट करना, डेटा को कंप्रेस करना। तो सिक्स्थ लेयर हमारी ओएसआई मॉडल में कौन सी है? दैट इज व्हाट वी कॉल्ड प्रेजेंटेशन लेयर। तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है जो डेटा को इंक्रिप्ट करती है, कंप्रेस करती है। ये आपकी प्रेजेंटेशन लेयर होती है जो कि सिक्स्थ लेयर है ओएसआई यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल की, ओएसआई मॉडल की। ठीक है। तो ये आपके 45 क्वेश्चंस थे। कितना आपने स्कोर किया आउट ऑफ 45? जरूर आप मुझे बताइएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, डैम श्योर है। यही लेवल रहता है। अगर आपको लगता है कि आप यहां पर 50 या 50 प्लस स्कोर नहीं कर पाएंगे तो आप बिल्कुल इस बैच से भी कनेक्ट हो सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑयल इंडिया लिमिटेड का बैच, जहां पर कंप्यूटर में ये गारंटी है कि 55 मिनिमम आप स्कोर करेंगे ही करेंगे। 55 प्लस भी हो सकता है आउट ऑफ 60, है ना, लेकिन इससे कम बिल्कुल भी नहीं होगा। बाकी 35 40 आवर्स का पूरा कोर्स है ना। 35 प्लस घंटे यहां पर लिखा हुआ है, यानी 35 क्लासेस हैं। टोटल कोर्स आपका 40 अराउंड आवर्स का होगा, जहां चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट होंगे, एमसीक्यूज होंगे, पीडीएफ होगा, कंप्लीट कैप्सूल होगा, है ना। बाकी कोई भी डाउट है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करिएगा या फिर ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में, है ना। उसके क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। बाकी कोई भी कंफ्यूजन किसी भी क्वेश्चन में आपको लगा हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी सेशन में आपने कितना स्कोर किया, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, किसी भी डाउट को लेकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही सेशंस के लिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू गाइस।